पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए ने 2022 के भूपतिनगर विस्फोट मामले के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। सुबह एनआईए टीम पर हुए हमले में एक अधिकारी हुआ घायल। प्रधानमंत्री ने सहारनपुर और अजमेर में की जनसभा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना आजादी की पहले की मुस्लिम लीग से की। शाम को गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। कांग्रेस ने जयपुर में न्याय पत्र को जनता के बीच किया लॉन्च। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जारी किया अपना घोषणा पत्र। डी राजा ने कहा, लोकतंत्र की व्यवस्था और संविधान को बचाने के लिए प्रयासों पर है जोर। आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। राउज़ेवेनी कोर्ट ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की बढ़ाई हिरासत। दिल्ली में नवजात शिशु की तस्करी का भंडाफोड़। केशवपुरम से सीबीआई ने मुक्त कराए 3 बच्चे। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर हुई मुठभेड़। 25 लाख के इनामी कमांडर सागर समेत 3 नक्सली हुए ढेर। लाइट मशीन गन और AK-47 समेत कई अन्य हथियार हुए बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में विशाल जनसभा की। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया। पीएम ने राजस्थान की सभी लोकसभा सीटें जीतने का विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए किए गए कामों का विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी खूब हमले किए। मोदी से इसलिए नाराज है क्योंकि मोदी आज देश के गांव गरीब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। मोदी ने इनकी लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। अजमेर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देश की आशा आकांक्षाओं से कोसों दूर बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग वाली सोच हावी है। के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस
21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए है। मैं अगर भ्रष्टाचार पर आज कड़ा प्रहार कर रहा हूं तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही है। भ्रष्टाचारी गरीब के सपनों को तोड़ते हैं, आपको लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी नौकरी के लिए योग्य है लेकिन भ्रष्टाचार करके किसी और को नौकरी दे दी जाए तो आपके बेटे बेटी का भविष्य क्या होगा। और इसलिए मैं आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार पर तेज कार्रवाई जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और राजस्थान के अजमेर के बाद आपको बता दें शाम को फिर से उत्तर प्रदेश में होंगे। यहां गाजियाबाद में उनका रोड शो होगा। गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग और कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच मुकाबला है। तो लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी। और इसी कड़ी में लगातार अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब आज जयपुर में कांग्रेस ने एक रैली की। घोषणा पत्र संबंधित इस रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट उपस्थित रहे। इस सभा में कांग्रेस का चुनावी न्याय पत्र जनता के बीच लॉन्च किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देती है तो घोषणा पत्र के 5 वादों के साथ इसके तहत 25 और वादों को कांग्रेस पूरा करेगी। अगर हमारी सरकार आई, जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार आई निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस की पूरी टीम के सहयोग से देश भर में 5 गारंटी के फायदे पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने भी घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है बल्कि ये एक संघर्ष की आवाज है। आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि हमारी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के अधिकारों, लोकतंत्र की व्यवस्था और संविधान को बचाने के प्रयासों पर जोर देती है।
तो लगातार अलग अलग जो दल हैं वो अपनी कह सकते हैं अपनी बात रख रहे हैं, और इसी में जब हम बात कर रहे हैं सीपीआई की, जिसने आज अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी किया। और इस दौरान जैसा हमने आपको बताया कि जो सीपीआई के महासचिव हैं डी राजा, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अपने घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों के अधिकारों, लोकतंत्र की व्यवस्था और संविधान को बचाने के प्रयासों पर जोर दे रही है, ये कहा डी राजा ने। Our party, the CPI, thinks if we have to save our republic as secular democratic republic, we have to save our constitution. Then only we can think of democracy. Already democracy is in peril. Parliament is made redundant and the government is becoming more and more authoritarian. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के संगरौली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा, जनता अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगी, खरीद फरोख्त रोकने का भी यही उपाय है, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। एक देश एक चुनाव यदि होता है तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और यहां की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में चुनावी रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जब सरकार किसी जाति, मजहब को नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को केंद्र में रखकर काम करती है, तब जातिवाद, संप्रदायवाद छूट जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी हालत में एक ही मंत्र गूंजता है, सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने कहा कि आज यह मंत्र दुनिया में गूंज रहा है। जब सरकार किसी जाति, मत और मजहब को नहीं बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है, तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज ये मंत्र दुनिया के अंदर गूंज रहा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने नारायण श्री गणेश को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो 24 की चुनौती से संबंधित तमाम खबरें आपने यहाँ देखी, लेकिन देश और दुनिया की और भी खबरें हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यकीन है खुद पर है नाज, सुनते हो अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज, रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं, मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ, वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के, जहां के पूर्वी मेदिनीपुर के भूपतिनगर पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिसंबर 2022 के धमाके की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के नेता बलाय मेटी और टीएमसी के एक कार्यकर्ता मनोव्रत
हाजरा को पूछताछ के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान एनआईए की टीम पर हमला किया गया। आरोप है कि उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और कार पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पत्थर भी बरसाए। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एनआईए के एक जो अधिकारी हैं उनके घायल होने की सूचना है। एनआईए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दी है। पुलिस ने कहा है कि भूपति नगर में केंद्रीय पुलिस बल का एक बड़ा जत्था तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को भूपति नगर थाने के भगवानपुर सेकेंड ब्लॉक के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नेराबिला गांव में रात करीब 11 बजे भयानक बम विस्फोट हुआ था। घटना में तृणमूल बूथ अध्यक्ष राजकुमार मन्ना, उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायन की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस इलाके में गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बाद में कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने घटना की जांच अपने हाथ में ली। कोर्ट के आदेश पर विस्फोट की घटना की जांच करने जाने पर एनआईए की टीम पर यहां हमला हुआ। इस हमले को लेकर कोलकाता के चुनाव आयोग पहुंचे भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश का पालन करके ही एनआईए की टीम पर हमला किया गया। हमारे मुख्यमंत्री महोदया ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज को पीटो, खास करके उन्होंने कल चिन्हित किया एनआईए को, और आज वो घटना घट गया। और हमारी मांग इलेक्शन कमीशन से है कि जो 5 अफसरान इसमें सीधा जिनका रोल है, जो ओसी हैं भूपति नगर के, वो एसडीपीओ जो हैं कौंटाई के, जो पुलिस सुपर है पूर्व बिंदीपुर के, और जो एडीजी कानून व्यवस्था है और प्रदेश के डीजी, आप 5 को हटाओ। आप यदि बड़कों को नहीं हटाओगे तो ये छोटे छोटे को हटा के कुछ नहीं होता है। यदि एडीजी या डीजी के तरफ से हिदायत होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। वहीं एनआईए की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार की आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में टीएमसी के नेता उकसाते हैं, तुरंत टीएमसी के नेता जस्टिफाई करते हैं। एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिडनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे, तब उसी प्रकार से जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवा कर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि जब बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो वहां की महिलाएं भला कैसे सुरक्षित होंगी। जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? यह बड़ा सवालिया चिन्ह आज निर्माण होता है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुए हमले पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नागरिक होने के नाते हमें शर्मिंदगी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेनी होगी। हम लोग इतना शर्मिंदगी फेस कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के नागरिक होते। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे जब ईडी ऑफिशियल्स आए थे, ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किए, उनका सर फोड़ दिया। आज फिर से जब एनआईए आए तो वो एक ही चीज हम लोग देखे कि एनआईए के ऊपर आक्रमण हुए। आज जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करेगा या परेशान करने की कोशिश करेगा
या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। रक्षा मंत्री ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हवाले से दावा किया गया कि भारत ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले कम से कम 20 लोगों को मार गिराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, ना ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। लेकिन जो लोग भारत को बार बार निशाना बनाते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बात राजधानी दिल्ली की और इसके साथ साथ हरियाणा में 7 स्थानों में बच्चों की तस्करी के मामले में CBI ने छापेमारी करके 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI की टीम ने छापेमारी में 3 नवजात बच्चों को बरामद किया, जिनमें 1.5 दिन का एक बच्चा भी शामिल है और 15 दिन के 2 शिशु शामिल हैं। तलाशी के दौरान 5.5 लाख रुपए नकद समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। CBI ने IPC के विभिन्न दंड प्रावधानों और किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत 10 आरोपियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शिशु तस्करों का एक नेटवर्क भारत भर में शिशुओं की खरीद और बिक्री में शामिल है। अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपी फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन के माध्यम से भारत भर के ऐसे निसंतान दंपतियों से राब्ता करते हैं जो बच्चे गोद लेने के इच्छुक हैं। वे कथित तौर पर वास्तविक माता पिता के साथ साथ सरोगेट माताओं से भी बच्चे खरीदते थे और उसके बाद नवजात बच्चों को 4 से 6 लाख प्रति बच्चे की कीमत पर बेचते। ये आरोपी कथित तौर पर गोद लेने से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर कई निसंतान दंपतियों से लाखों रुपए की ठगी करने में भी शामिल हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। हिंदू पंचांग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर नव संवत्सर को लेकर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी श्रृंखला में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्कार भारती चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सामूहिक वर्ग के साथ भारतीय नववर्ष उत्सव का आयोजन दिल्ली के वजीराबाद यमुना घाट में करने जा रहा है। 9 अप्रैल को प्रातः 5:30 पर यमुना तट पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के साधकों द्वारा संगीत नृत्य प्रस्तुतियों के साथ सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ्य देकर भारत और विश्व के मंगल और कल्याण की कामना की जाएगी। चैत्र वर्ष प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष का उत्सव मनाने जा रही है। यह उत्सव बहुत विशाल रूप से हम मनाते हैं हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी ये उत्सव जमुना जी के किनारे सूर घाट वजीराबाद पुल पर रहेगा। प्रातःकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे के मध्य में ही ये कार्यक्रम रहेगा। संतूर वादक इसको कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। उसके बाद नृत्य की प्रस्तुति रहेगी, संगीत की प्रस्तुति रहेगी, एक काव्य पाठ का रहेगा और 40 कलाकारों द्वारा दिल्ली के प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा वहाँ चित्र बनाकर लाइव पेंटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। अयोध्या में रामनवमी उत्सव की तैयारियों पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने रामनवमी मनाने को लेकर चर्चा की है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे रामनवमी पर अपने अपने स्थानों पर ही पूजा करें और उसके बाद अयोध्या आएं। रामनवमी के बारे में भी कल ट्रस्ट ने काफ़ी चर्चा की। संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा।
और बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की, जहां आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। इस टीम ने अब तक खेले गए अपने 3 मैचों में से जीत हासिल की है। दूसरी ओर आरसीबी ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिसमें उसे सिर्फ 1 मैच में ही जीत मिली है। आज के मैच में जहां राजस्थान अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, तो वहीं आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।